Okay. Hello everyone. Welcome back to this YouTube channel, The Aspirant, and I निखिल दुबे आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। और हम लेक्चर 6 में पहुँच चुके हैं। इकोनॉमिक्स से क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे आज और आगे पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लासेस में हमने बात करी है, डेब्ट सिक्योरिटीज़ को देखा था हमने, उसके बाद रिटेल डायरेक्ट स्कीम को भी देखा था। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि कहाँ पे हम लोग जाना है। सी, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इट्स अ कॉर्पोरेट बॉन्ड मनी मार्केट कॉल स्टार्ट, और डिटेल में जानेंगे मनी मार्केट क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा नहीं रहने वाला है, वही हार्डली 35 मिनट, 25 से 35 मिनट की क्लास रहने वाली है। ठीक है, चलो देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है ना, वो आपके इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का मतलब क्या है? एक ऐसा मार्केट जहाँ पे कंपनीज जिनको बहुत सारा पैसा चाहिए, वो बैंकों के पास ना जाए, बल्कि बॉन्ड इशू करे और बॉन्ड के थ्रू लोगों से पैसे ले और अपना जो भी फाइनेंसिंग है वो करे। अब ये हमारे देश के लिए इतना ज़रूरी इसलिए है, खासकर भारत के लिए, क्योंकि यू नो दैट इंडिया इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की क्रिएशन होगी, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो बैंकिंग सिस्टम अलोन उतना सारा फंड नहीं क्रिएट कर सकता है। उस केस में इन एडिशन बैंकों के अलावा वी नीड बॉन्ड टू बी हाईली इफेक्टिव। और उस केस में भारत में अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अच्छा से एफिशिएंटली काम करता है, तो यस, वो हमारे उस फाइनेंस की दिक्कतों को सॉल्व करेगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को काफ़ी फाइनेंस कर सकता है, और हमारे पास एक बेहतर इकोनॉमी हमारे पास सामने देखी जा सकती है ना। ये सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन स्टिल इवन दो इट इज सो इम्पोर्टेंट, भारत में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है, इट इज नॉट दैट मच डेवलप्ड। इसका क्या रीजन है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला कि जैसे अगर आप चाहते हो कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करो, आप सरकारों के डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट ना करो, तो यू पहली चीज दिमाग में आती है ना कि जो कंपनीज होती है वो डूब सकती हैं। और कंपनी कैसे इंश्योर कर रही है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है या नहीं है, क्या उनके पास ट्रांसपेरेंसी है, क्या उनके पास जो गवर्नेंस का जो स्टैंडर्ड है वो मॉडल काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। अगर ऐसी कंपनी है जो बहुत ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, उनके स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, तो आप उनमें इन्वेस्ट तो कर देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस की कंपनी। लेकिन अगर आज कोई नई कंपनी आ जाती है जो बहुत ही नई नई कंपनी है, जहाँ पे यू डोंट हैव एनी क्लू अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दिस कंपनी, तो आप बहुत हेजिटेंट होते हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। उस केस में इसलिए क्या होता है कि भारत में जो है, या फिर दुनिया में कहीं पे भी, अगर ऐसी कंपनी जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, गवर्नेंस स्टैंडर्ड उनका हाई नहीं है, तो उस केस में वहां पे दिक्कत हो सकता है कि यू विल नॉट इन्वेस्ट इन द बॉन्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। इसलिए भारत में भी एक दिक्कत हो सकता है इसका। दूसरा कि अब जैसे जो कंपनी चाहती है बॉन्ड को इशू करना, तो उन्हें बॉन्ड पेपर इशू करना होता है, वहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडी होती है उनके साथ साइन अप करना होता है, पेपर वर्क होता है। काफ़ी कभी कभी ये जो पेपर वर्क होता है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ सकते हैं, जिसके चलते भी भारत में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो उतना डेवलप शायद नहीं हुआ होगा, है ना। उसके बाद क्या है कि जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो व्हाट इफ कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाए, उस केस में क्या हमारे पास इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज हैं, रेगुलेशंस है? हाँ, अभी तो जैसे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है 2016 के बाद से, एंड इन द रिसेंट टाइम्स इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स भी हुए। बट हाँ, फिर भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक फैक्टर होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड के मार्केट को और डीपन करने में। अगर आप इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हो, इस पे रिजॉल्व करते हो, डेफिनेटली वी विल हैव अ वेरी बेटर एंड वेरी ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ जिसके बेसिस पे भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है काफ़ी डीप हो सकता है। ठीक है, अब भारत ने भी काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए हैं, जहाँ पे हम गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए हैं कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो काफ़ी और बेहतर हो, मार्केट जो काफ़ी और अच्छा बने। जैसे पहला तो, जैसे जितना भी आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होता है। बेसिकली मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ कि कभी भी कंपनी में अगर मान लीजिए कि 10% से कम का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके पूरे टोटल मार्केट वैल्यू में, तो वो 10% से कम का जब इन्वेस्टमेंट होगा तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग। लेकिन जब वही 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है, उसे हम एफडीआई के तौर पे जानते हैं। ठीक है, मान लो कि उस कंपनी का मार्केट वैल्यू है 100 रुपया है, और आपने उसमें 10 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 10 से कम किया है, तो जो 9 रुपये का इन्वेस्टमेंट है दैट इज एफपीआई। लेकिन 10 रुपये की ज़्यादा, 10 रुपये के बाद अगर इन्वेस्टमेंट होता है, मान लो 15 रुपये का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो गया,
तो ये जो 15 रुपये का इन्वेस्टमेंट है वो FPI नहीं है, FDI कहलाएगा। ठीक है, बेसिक सी बात है, आगे वाली क्लास में और समझेंगे। तो भारत सरकार ने एक स्टेप ये लिया है कि जितना भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो सीलिंग लिमिट था कि वो 9% कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते थे, अब वो 15% तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लैरिटी रखनी है। दूसरा, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए हम एक चार्टर बना रहे हैं, हम एक पेपर बना रहे हैं जहाँ पे सारे हमने बनाया है, जहाँ पे हम ये इन्फॉर्म करते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कैसे आप अगर बैंकरप्सी होती है तो आपके पास क्या सॉल्यूशंस होंगे। तीसरा, गवर्नमेंट ने 2021-22 में एक बैकस्टॉप फैसिलिटी बनाई है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो कंपनी थोड़ी बैंकरप्ट हो जाती है या फिर आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन हो जो आपके उस डिफॉल्ट के बेसिस पे जो आपको लॉस होएगा, उस लॉस को वो बेयर आउट करे और आपको लॉस नहीं झेलना पड़े। तो बैकस्टॉप यानी कि बैकड्रॉप में हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया जो आपकी इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखेगा। तो जिसके चलते क्या हो रहा है, सारा चीज क्या हो रहा है कि इट ऑल दीज आर द थिंग्स विच इज एड्रेसिंग दो प्रॉब्लम जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में है। और जिसके चलते क्या होगा, सिंपल सी बात है, भारत में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट जो बॉन्ड मार्केट स्ट्रक्चर है, वो सब बेहतर होते जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था कॉर्पोरेट बॉन्ड भारत में, उसका मार्केट क्या है नॉट। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसा जगह है, जगह वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, जहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स होते हैं। अब मार्केट का मतलब ये बायर्स एंड सेलर जहाँ पे आते हैं और जहाँ पे वो एक्सचेंज करते हैं, वो जहाँ ट्रेड करते हैं। अगर वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में ट्रेड करेंगे, जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, करेंसीज हो गई, ये सब क्या है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ही हैं, ये फाइनेंशियल एसेट्स ही हैं। तो इनका अगर ट्रेड होएगा तो ये क्या है, तो ये एक तरीके से फाइनेंशियल मार्केट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट में भी टाइप्स होते हैं, एक कैपिटल मार्केट, दूसरा मनी मार्केट। अब कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है। देखिए, कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या है ना कि जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म एक्सचेंज कर रहे हो, आपने एक सर्विसेज ट्रेड करी, या आपने डेट और सिक्योरिटी जो हमने पढ़ा था, डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज, जहाँ पे जो अगर मेच्योरिटी है वो 1 साल से ज़्यादा है और उस चीज़ का आप ट्रेड कर रहे हो, तो बेसिकली क्या है, वो कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट क्या है, एक लॉन्ग टर्म मार्केट है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एक्सचेंज सिस्टम है। इसमें भी दो मार्केट है, एक प्राइमरी मार्केट है, एक सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे आपने पहली बार लॉन्च करा है, जैसे मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी को बहुत सारे पैसा चाहिए था और वो एक प्राइवेट कंपनी थी। उस कंपनी ने बोला क्यों ना हम अपना जो स्टॉक्स है, अपना जो शेयर है, उसको लिस्ट करें, किसी मार्केट में जाकर लिस्ट करें, वहाँ क्रिएट कर दे कि भाई मेरे पास ना, हमको इतना इतना पैसा चाहिए, 2,000 रुपये हमें पैसा चाहिए, हम एक काम कर रहे हैं, हम आपको 200 शेयर लॉन्च कर दे रहे हैं। कितने रुपए के, 10 रुपए के, हम 200 शेयर लॉन्च कर दे रहे हैं। तो जहाँ पे पहली बार ये शेयर लॉन्च होता है, इसे हम बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि जब कंपनी पहली बार कुछ लॉन्च करती है, अपने फाइनेंस को मीट करने के लिए बॉन्ड लॉन्च करती है, शेयर लॉन्च करती है, तो उसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और ये कहाँ होता है, ये प्राइमरी मार्केट में होता है। उसके बाद मान लो मैंने पहली बार IPO खरीद लिया, एक इंसान था जिसने ये 200 शेयर थे, उसमें से 5 शेयर खरीद लिए 110 रुपए के, यानी कि इसके पास अभी 50 रुपए का शेयर है। अब ये बोलेगा कि मैं ना किसी और इंसान को बेचूंगा। अब जहाँ ये बेचेगा वो एक्चुअली में कहाँ है, वो सेकंड मार्केट में बेचेगा, वो सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा। ठीक है, राइट। तो दो मार्केट हो गए। जैसे सेकेंडरी मार्केट का एग्जांपल क्या हो सकता है, इट्स अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सब क्या है, सेकेंडरी मार्केट के एग्जांपल है। ठीक है, ओके। चल, सेकंड क्या हमारे पास है, इट्स अ मनी मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली क्या है, तो मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वो सेगमेंट है जहाँ पे आप ना ऐसी चीज़ों का ट्रेड कर रहे हो, ऐसी चीज़ों का एक्सचेंज कर रहे हो जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से कम की है। जैसे ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कोलेटराइज्ड बोरोइंग्स एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस। ये सब बेसिकली पता है क्या है, ये सब पेपर ही हैं, ये सब डेप्ट के पेपर है, बॉन्ड्स के पेपर है, सिक्योरिटीज के पेपर है। पेपर का नाम अलग अलग है, उनके पर्पस के आधार पे उनका नाम अलग है। जैसे ट्रेजरी बिल क्या होता है, ऐसी बिल्स हैं, ऐसे पेपर्स हैं जो बेसिकली क्या होता है कि इनका 91 डेज का मेच्योरिटी होता है, यानी कि आपको ना जो पैसा
सरकार मांग रही है वो 91 दिन से ज़्यादा के लिए मांग रही है, 91 दिन के बाद आपको शायद वो पेमेंट कर दे। कैश मैनेजमेंट बिल क्या है, 91 दिन से कम के लिए है। तो ये इनका मैच्योरिटी के बेसिस पे आपने ये पेपर लॉन्च करा है, पेपर मार्केट में इसको दिया है, ठीक है। उसके बाद इसी में कुछ टाइप्स है, जैसे अब ये मार्केट थोड़ा लेस रिस्की क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्ट करते हो तो यू हैव हाई रिस्क इन्वॉल्व देयर, तो वो एक प्रॉब्लम तो रहता ही है। तो अब इसी में बहुत सारे मनी मार्केट में बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कॉल मनी क्या है। कॉल मनी बेसिकली क्या है कि जब आप 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 14 दिन के लिए ओवरनाइट बेसिस पे, यानी कि आपको बहुत इमीडिएटली पैसा चाहिए, आप पेपर देते हो, आप पैसा मिलता है और फिर आप 2 दिन के बाद रिटर्न कर देते हो। तो जहाँ पे ओवरनाइट बेसिस पे आप चीज़ों को माने, यार यू आर कॉलिंग, यू आर डिमांडिंग द मनी मतलब इमीडिएटली, तो ठीक है, वो हम बोलते हैं। अब ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ये सब के सब अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स ही कहलाने वाले हैं। दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है बेसिकली, ये भी निगोशिएबल ट्रेडेबल, जैसे मैंने बताया था, याद है वो अकाउंट वाला चीज़, ये जो अकाउंट बुक होता है वो ट्रेडेबल नहीं है, आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन ये सब के सब क्या है, ट्रेडेबल है। अनसिक्योर्ड यानी कि रिस्क इन्वॉल्व है, जहाँ पे बेसिकली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो इशू करते हैं, जहाँ पे इनका मेन मकसद क्या है, 1 साल से कम के लिए अगर इनको पेमेंट चाहिए, इनको फंडिंग चाहिए, तो उस केस में ये बैंक में डिपॉजिट करते हैं। जैसे मान लो इनको पैसा चाहिए, बैंक से पैसा मांगते हैं, 1 साल से कम का अगर मैच्योरिटी रहेगा तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहलाएगा। कॉमर्शियल पेपर क्या है, ये भी एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे हम ये प्रोमिसरी नोट लॉन्च करते हैं। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या है, एक ऐसा नोट, एक ऐसा पेपर जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि आप मुझे अभी पैसे दे दीजिए, मैं आपको फ्यूचर में पैसा दे दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद ये सारे बहुत सारी कंपनी से कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया या फिर गवर्नमेंट एंटिटी पीएसयूज हो गया, ये सब लॉन्च करती हैं। तो दीज वर द टाइप्स ऑफ दिस, क्या कहते हैं इसको, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये बेसिकली बेसिक सा डिफरेंस था। और ये समझते हैं कि कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कंपनी के टाइप्स जो होते हैं, एक गवर्नमेंट कंपनी है और एक क्या है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर भी प्राइवेट है, पब्लिक है, पब्लिक एक अनलिस्टेड है, एक लिस्टेड है, ये भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और नॉन गवर्नमेंट के अंदर क्या है, प्राइवेट, पब्लिक, पब्लिक भी अनलिस्टेड एंड लिस्टेड कंपनी के अंदर आती है। अब गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है, एक ऐसी कंपनी जहाँ पे जो शेयर्स है, जहाँ पे जो ऑनरशिप है वो 51% से ज़्यादा है या ज़्यादा नहीं है, क्या लगता है आपको। गवर्नमेंट कंपनी सिंपल सा मतलब है ऐसी कंपनी जहाँ पे उनका शेयर यानी ऑनरशिप 51% से ज़्यादा है, 51% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। दूसरा नॉन गवर्नमेंट कंपनीज क्या है, सिंपल सा बात है, जहाँ पे गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप है वो 49% से कम है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज कहेंगे। ऑनरशिप का मतलब समझ में आ रहा है कि मान लो उस कंपनी का मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, तो उसमें से 51 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है अगर सरकारी है तो वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन अगर वो 49 रुपये से भी कम है तो वो सरकारी कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं, प्राइवेट कंपनी बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जहाँ पे जो मेंबर्स की नंबर है या मेंबर्स का संख्या है वो लगभग 200 से कम होना चाहिए, 200 मैक्स होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि देखो नंबर उम्बर तो बस बोलने के लिए, लेकिन जो प्राइवेट वर्ड का मतलब है ना कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उस कंपनी का जो मालिक है वो कोई प्राइवेट इंसान है या फिर कोई प्राइवेट ऑनरशिप है, बल्कि ये बताता है कि क्या उस कंपनी के शेयर्स को आप कभी पब्लिकली खरीद सकते हो या बेच सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसी कंपनी है जिसको पैसा चाहिए और वो ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिमिट, वो वहाँ पे लिस्टेड है और वहाँ से वो पैसा निकाल सकती है, उठा सकती है। अगर वो कर सकती है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो क्या हो गई, वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो गई या प्राइवेट लिस्टेड कंपनी हो गई, ठीक है। पब्लिक कंपनी क्या है, सिंपल सी बात है, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या है, मतलब ऐसी पब्लिक कंपनी जो अपना सिक्योरिटी जो है अभी ट्रेड नहीं कर सकती है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड, वो लिस्टेड नहीं है, राइट। हाँ, यही बात है और क्या है, ठीक। लिस्टेड पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है, ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है कहाँ पे, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, राइट। एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन सकती है, सिंपल सी बात, जैसे मैंने बोला मान लो एक जोमेटो कंपनी है, याद है आपको जो पेटीएम ने अभी रिसेंटली बहुत टाइम पहले अपना आईपीओ लॉन्च किया था, मतलब पेटीएम एक प्राइवेट कंपनी थी, उस प्राइवेट कंपनी को पैसों की नीड पड़ी तो उसने बोला क्यों ना हम अपने शेयर्स को पहली बार लॉन्च करें और लोगों से बोले कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो वो कहाँ गई, अपना आईपीओ लॉन्च करने गई, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दिया, ठीक है।
और लोगों ने बोला कि यार आईपीओ जैसे उसने लॉन्च किया तो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट भी किया होगा। जैसे ही लोगों ने इन्वेस्ट किया, पब्लिकली इन्वेस्ट किया, उसके शेयर्स जब पब्लिकली हो गए तो वो प्राइवेट कंपनी अब पब्लिकली लिस्टेड कंपनी कहलाने लगी। ये है आपकी कंपनीज में डिफरेंस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अकाउंट्स एंड डिपॉजिट क्या होता है। अब अकाउंट्स एंड डिपॉजिट की कहानी ये है कि मान लो कि किसी इंसान को पैसा मिला है, अब वो पैसा मिला तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगा। जो डिपॉजिट करने का तरीका है बैंकिंग सिस्टम में वो दो तरीके से होता है। पहला, एक आप डिमांड डिपॉजिट करते हो, दूसरा एक आप टाइम डिपॉजिट करते हो, या उसे हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए डिमांड डिपॉजिट का सिंपल सा मतलब है कि आपने पैसों को डिपॉजिट किया इस इंटेंशन से कि जब आप उसको डिमांड करेंगे तो कुछ रेगुलेशंस के साथ आपको पैसे तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन जो टाइम फॉर्म है, जहाँ पे आपने टाइम डिपॉजिट किया है, वहाँ पे आपने इस इंटेंशन से डिपॉजिट करा है कि आपको लंबे समय तक वहाँ पे गेम खेलना है, लंबे समय तक आपको फंड नहीं चाहिए। आप एक गोल लेके चल रहे हैं कि मेरे को 20 साल के बाद, 15 साल के बाद पैसे निकालने हैं। ठीक है, अब इसी डिमांड डिपॉजिट में आपके दो अकाउंट भी है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। और टाइम डिपॉजिट में भी क्या आता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। क्या मतलब है इसके? देखिए डिमांड डिपॉजिट का मैंने मतलब समझाया आपको, है ना। अब डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट का मतलब क्या है कि बैंक इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है, आप जितना मर्जी उतना पैसा उसमें से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट में चूंकि आपका मेन इंटरेस्ट क्या है कि आपको इंटरेस्ट कमाना है, तो जब आपको इंटरेस्ट कमाना है तो बैंक जब तक उस पैसे को यूज करेगी नहीं किसी इंसान को देने के लिए, तब तक वो बैंक पैसे कमाएगी नहीं। और जब बैंक पैसे कमाएगी नहीं तो वो आपको इंटरेस्ट कैसे अर्न करके देगी। इसलिए सेविंग अकाउंट में ये एक रेगुलेशन होता है कि आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हो, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है और लिमिटेड आपका ट्रांजेक्शन्स होता है। जबकि करंट अकाउंट में यू डोंट गेट एनी इंटरेस्ट, लेकिन जो ट्रांजेक्शन्स है वो अनलिमिटेड आप कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या बेसिकली है कि ये बिजनेसमैन के लिए बहुत बेनिफिट है जिनको डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करने हैं। टाइम डिपॉजिट क्या है, क्योंकि आपने पता है कि आपको ना एक बार फिक्स करना है अमाउंट और बहुत लंबे टाइम तक आपको वहाँ पे जमा करते रहना है, आपको उससे निकालना नहीं है। जैसे आप अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाना चाहते हो, अपनी पढ़ाई के लिए पैसे बचाना चाहते हो, जमा करना चाहते हो, एंड यू आर डूइंग इट ओवर द टाइम। तो बहुत क्या होता है कि मान लीजिए किसी रिटायरमेंट, बहुत लोगों ने एक बार पैसा मिल गया कहीं से 10-12 लाख, तो एक ही बार में जाके वो फिक्स कर देता है, तो उसे बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। लेकिन यू डोंट हैव द लमसम अमाउंट, आपके पास पूरा अमाउंट नहीं है, लेकिन आपकी मंथली पेमेंट आ रही है, उस बेसिस पे आप हल्का हल्का पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, रिकरिंग बेसिस पे आप डिपॉजिट कर रहे हो, थोड़े थोड़े पैसे आप डिपॉजिट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, राइट। यही है आपका अकाउंट वाला कैटेगरी। जैसे मैंने यहाँ आपको समझा दिया सारा कि टाइप्स ऑफ डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, जब आप एनी टाइम अमाउंट मतलब ड्रॉ कर सकते हो, और इसी डिपोजिशन के बेसिस पे बैंक आपको चेक्स भी इशू करती है कि आप चेक ले आइए, चेक के बेसिस पे आपको हम डिपॉजिट्स जो है आपको निकाल कर दे देंगे, इसलिए हम इसे चेकेबल डिपॉजिट्स कहते हैं। टाइम डिपॉजिट्स में जो बैंक होता है वो कोई चेक इन्वॉल्व नहीं करता है, चेक आपको नहीं देता है, ये लंबे टाइम के लिए आपके मतलब वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब अकाउंट मैंने दिखाया कि करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है ना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, राइट। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि हम ना, जैसे ये तो भारत में रहने वाले लोगों के लिए होगा कि हम ये अकाउंट बना के दे रहे हैं। व्हाट अबाउट वैसे लोग, जैसे मान लो कि एक इंसान है जो भारत में काम कर रहा था और वो 6 महीने के लिए फॉरेन चला गया, किसी कंपनी के थ्रू चला गया या फिर अपने बिजनेस के सिलसिले में वो किसी फॉरेन कंट्री में चला गया, मान लो कि अमेरिका चला गया। वो 6 महीने से अमेरिका में है, 6 से 7 महीने से अमेरिका में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो एनआरआई हो गया। तो जो एनआरआई हैं, जो भारत के लोग तो हैं लेकिन अभी भारत से बाहर रह रहे हैं, या फिर भारत के ओरिजिन के लोग तो लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं, वो अगर भारत में पैसा भेजना चाहते हैं तो मान लो कि इस एनआरआई का एक रिलेटिव भारत में रहता है, इंडिया में रहता है, और उसको पैसा चाहिए, तो उसने एक पैसा तो भेज दिया अकाउंट में, किसमें, बैंक ऑफ इंडिया में भेज दिया। ठीक है, जब उसने बैंक ऑफ इंडिया में पेमेंट करी, बैंक ऑफ इंडिया में, तो क्या वो डॉलर के फॉर्म में करेगा? अरे जब डॉलर के फॉर्म में करेगा तो उसको जो रिलेटिव है, क्या वो डॉलर पेमेंट कैसे करेगा? तो उस केस में हमने बहुत सारे टाइप के अकाउंट बनाए हैं कि जो बाहर में लोग रहते हैं, जो एनआरआई हैं, उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अकाउंट की फैसिलिटीज दी है। जैसे पहला फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, यानी कि एक ऐसा एनआरआई है जिसके पास वो
अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी फॉरेन करेंसी में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप जो पैसा जमा करेंगे वो बस टर्म डिपॉजिट होगा। यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, किसके लिए अकाउंट है, नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए अकाउंट है, जहाँ पे क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो, लेकिन जो पैसा इन्वेस्ट कर मतलब पैसा जमा करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जो है पैसा जमा कर रहे हो और फॉरेन करेंसी में जमा कर रहे हो। जो आपका अकाउंट पैसा दिखाएगा जब आप चेक करोगे कि बैलेंस, तो वो आपका फॉरेन करेंसी में दिखाएगा, जैसे डॉलर के फॉर्म में दिखाएगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, जो प्रिंसिपल मिलेगा, वो नॉन टैक्सेबल होगा और फ्रीली रिपैट्रिएबल होगा, मतलब आप आराम से उसमें दे सकते हो, ठीक है। दूसरा अकाउंट जो है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है। अब ये अकाउंट क्या है अब ये अकाउंट बेसिकली क्या है कि हमने बोला कि हर वक्त तो ऐसा नहीं होगा कि आपको फॉरेन करेंसी में पैसा जमा करना है। आपने आपने एक ऐसा अकाउंट बनाया जिस अकाउंट में आप जो पैसा जमा करोगे वो रुपये के फॉर्म में होगा, ठीक है। वो करंट भी हो सकता है, सेविंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि सिंपल सा एनआरआई के लिए ऐसा अकाउंट जिस अकाउंट में जो पैसे जमा है वो रुपीज़ के फॉर्म में जमा है। आप जब अपना बैलेंस चेक करोगे आपको रुपीज़ के फॉर्म में दिखाई देगा, और इसमें भी जो आप इंटरेस्ट अर्न करोगे वो टैक्स नहीं लगते हैं, और ये भी फ्रीली रिपैट्रिएबल है, मतलब आराम से इसको आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। थर्ड अकाउंट क्या है, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है। अब ये ऐसा अकाउंट है जो आप अगेन रुपये में मेंटेन करते हो, सेविंग, करंट, रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट सब यहाँ पे कर सकते हो, और इसके जो प्रिंसिपल है, इसके जो इंटरेस्ट वो टैक्सेबल है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, और आप कंप्लीटली इसको कहीं पे भी भेज नहीं सकते, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अकाउंट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी सप्लाई का पूरा क्रिएशन, मनी सप्लाई कैसे होती है, मनी क्रिएशन कैसा होता है। अभी अभी के लिए हम लोग इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। और क्योंकि ज़्यादा फिर वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा ना, वो मनी सप्लाई, अभी अकाउंट को मैंने समझा दिया, तो यहाँ तक आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। हम लोग की क्लासेस थोड़ी सी छोटी होती है बट ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज़ निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।